Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ संगीता राजपूत. तो हम ट्वेल्थ बायोलॉजी सीरीज़ में फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे. उस फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट 3 है. ठीक है. फर्स्ट चैप्टर में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं पहले ही, जिसमें हमने जनरली सेक्शुअल और जो भी टर्म्स हैं सब कुछ क्लियर कर लिया है. अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3. ठीक है. तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. देखिए, यहाँ पे हमको देखना है सबसे पहले कि डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड बॉडी क्या होती है. ये आप बहुत बार पढ़ा होगा आपने. ठीक है. जनरली सिंपल सा हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कोई टफ टर्म नहीं है. सिंपल सी टर्म होती है इन बायोलॉजी कि अगर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है. 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 2n जनरली उसको इंडिकेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉयड. ठीक है. और अगर उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड बॉडी. ठीक है. देखिए, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, इसमें डायग्राम के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. देखिए, ये डिप्लॉयड है आपका. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए आप, डिप्लॉयड है मतलब कि पेयर में है क्रोमोसोम्स. एक ये क्रोमोसोम ये इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे आपको, पेयर्स में है 2 क्रोमोसोम्स. ठीक है. तो ये डिप्लॉयड सेल है. ठीक है. लेकिन अगर सेल क्या है, हैप्लॉयड है, मतलब उसमें सिंगल क्रोमोसोम रहेगा इस तरीके से. देखिए, ये क्रोमोसोम अलग है, ये पिंक वाला अलग है. ठीक है. तो इस तरीके से होता है, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉयड और डिप्लॉयड बॉडी. ठीक है. तो हैप्लॉयड इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ सेल हैज़ हाफ द यूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जनरली जो भी क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, सपोज ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं, हमको पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है. तो ये पूरे क्रोमोसोम है. लेकिन अगर इनसे हाफ क्रोमोसोम है, मतलब 23 है, तो बॉडी कैसी होगी, हैप्लॉयड होगी. तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनसे अगर क्रोमोसोम हाफ है तो इट मीन्स वो बॉडी क्या है, हैप्लॉयड बॉडी है. ओके, आई होप सब क्लियर हुआ होगा. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. देखिए, अब मैं डिप्लॉयड को आपको ज़्यादा डिटेल में अच्छे से बताती हूँ. डिप्लॉयड इज़ अ सेल और ऑर्गेनिज्म दैट हैज़, एक सेल भी डिप्लॉयड हो सकती है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, दैट हैज़ पेयर्ड क्रोमोसोम्स. पेयर्ड है, पेयर मतलब होता है 2, इस तरीके से पेयर्ड क्रोमोसोम्स, 1 फ्रॉम इच पेरेंट. ठीक है. अब ये अब जैसे ये है, अब वो किसी न किसी का तो बेबी है ना. ठीक है. तो अब इसमें जो क्रोमोसोम है वो पेरेंट्स से आए हैं. तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं. तो ये इसके पास अगर पेयर में क्रोमोसोम है इस तरीके का, तो एक क्रोमोसोम इसकी मदर से आया है और एक क्रोमोसोम इसके फादर से आया है. ठीक है. 1 फ्रॉम इच पेरेंट. जनरली ह्यूमन की बात करते हैं, तो इन ह्यूमन सेल्स अदर देन ह्यूमन सेक्स सेल्स, क्या बोला है, अदर देन ह्यूमन सेक्स सेल्स आर डिप्लॉयड. जितनी भी बॉडी के अंदर सेल है, ठीक है, ब्लड सेल, आप सेल्स के टाइप्स पढ़े होंगे बहुत सारे, सब डिप्लॉयड होती हैं. ठीक है. किसको छोड़ के, सेक्स सेल्स को. ठीक है. जैसे सेक्स सेल्स कौन से हैं ह्यूमन में, एग और स्पर्म. तो ध्यान रखना, एग हमेशा आपका हैप्लॉयड होगा. ठीक है. और जो स्पर्म है वो भी हैप्लॉयड होगा, मतलब एन होगा. ठीक है. तो क्योंकि वो फर्टिलाइज करेगा तो 2n हो जाएगा. ठीक है. तो ध्यान रखना है, ह्यूमन बींग में जितनी भी सेल्स होती हैं सब डिप्लॉयड होती है, एक्सेप्ट ह्यूमन सेक्स सेल्स, एग्स और स्पर्म्स कंटेन ए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड आर नोन एज हैप्लॉयड. तो वही सिंगल सेट क्रोमोसोम है तो उनको एन हैप्लॉयड बोलेंगे. अगर टू पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो उसको हम डिप्लॉयड बोलेंगे और 2n बोलेंगे. तो इनको n और 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ. देखिए, जो लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जनरली उनकी जो प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, हैप्लॉयड होती है. ठीक है. अब ध्यान रखना, हैप्लॉयड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. तो जैसे मोनेरा है, एल्गी है, फंजाई है, जो ब्रायोफाइट्स, ये लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे जो है बॉडी क्या कैसी होगी, हैप्लॉयड होगी. ठीक है. देखिए, जैसे मोनेरा में बैक्टीरिया आता है तो बैक्टीरिया की प्लांट बॉडी कैसी होगी, आपकी हैप्लॉयड होगी. फंजाई की बॉडी हैप्लॉयड होगी. ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जो फंजाई है उसकी जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड होती है. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए, लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉयड होती है इसकी प्लांट बॉडी. ठीक है. तो फंजाई, मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं सारे. उसके बाद एल्गी, ये भी आपकी हैप्लॉयड बॉडी होती है. ब्रायोफाइट्स, ठीक है, लोअर लेवल जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, इनकी बॉडी भी हैप्लॉयड होती है. ठीक है. तो ये होता है आपके हैप्लॉयड के एग्जाम्पल, क्या क्या, ब्रायोफाइट्स, एल्गी और फंजाई. ठीक है. और मोनेरास, ये सब हैप्लॉयड है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड. ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना.
ये हायर लेवल आ जाते हैं, ठीक है। तो हायर लेवल में आपके कौन कौन आएंगे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ये सब पढ़े होंगे आपने, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, और जनरली जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन को कैसे बोल सकते हैं, ह्यूमन तो मैं नहीं है, ठीक है, ह्यूमन, ये सभी की सभी जो पेरेंट बॉडी है, ठीक है, पेरेंट बॉडी वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n, ओके। देखिए ये इस तरीके के होते हैं टेरिडोफाइट्स, इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होगी। जिम्नोस्पर्म, याद है कुछ, जिम्नोस्पर्म जिनमें सीड्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स नहीं होते, उन प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो भी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट बॉडी डिप्लॉयड। ह्यूमन, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, ओके। तो आई थिंक हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे ये बात करते हैं कि एक्चुअल में आपके जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, तो हम बात कर रहे हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, जहाँ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं 2n, ये, ठीक है। तो एक्चुअल में इनके पास ऐसा क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूस करते हैं जो सेल्स वो हैं क्या होते हैं, देखो मैंने क्या बोला कि आपके जितने भी प्लांट जो बॉडी है वो 2n होती है पेरेंट बॉडी, ठीक है, लेकिन जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होती है वो n होती है, ठीक है। तो वो कैसे प्रोड्यूस होती है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी आपकी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिनको मियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स, ठीक है। मियोसाइट्स क्या है, गैमेट मदर सेल। गैमेट मदर सेल मतलब वो सेल्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जितनी भी सेल्स होती हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में और ह्यूमन में इंक्लूडिंग, वो सभी की सभी 2n होती हैं एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। तो एक्चुअल में सेक्स सेल्स आपकी हैप्लॉइड प्रोड्यूस कैसे होंगी, तो देखिए क्या होता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसाइट सेल्स होती हैं जिनको गैमेट मदर सेल बोलते हैं, जो 2n होती है और वो 2n मियोसिस करती है। ये देखिए, तो मियोसिस में आपको पता ही होगा, माइटोसिस, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है कि अगर 46 क्रोमोसोम है तो 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे, 23 एक सेल में और 23 एक सेल में, ठीक है। तो हो गया हैप्लॉइड, 46 थे और 23 दो अलग अलग सेल में चले गए। तो इस तरीके से जो मियोसाइट सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ध्यान रखिए मियोसिस होगा, तो मियोसिस में क्या होगा, हमेशा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो जाएगा। अगर 46 है तो 23 हो जाएगा 2 सेल में, ठीक है। और जैसे अगर छोटे नंबर में देखो, सपोज जैसे कि कोई भी आपकी डिप्लॉयड सेल है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो 6 हैं, ठीक है। तो अब इनमें मियोसिस होगा तो 2 सेल बनेगी, तो एक सेल में 3 क्रोमोसोम होंगे और एक में 3 होंगे, और जो ये बॉडी होगी वो हैप्लॉइड होगी, ओके। तो ये मियोसाइट सेल है, इनका खेल है सब, जो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड गैमेट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको कि किस तरीके से इनमें जो मियोसाइट सेल है उनमें क्रोमोसोम डबल होते हैं, और जब आप ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो इनके हाफ हो जाएंगे। ह्यूमन बीइंग में 46 होंगे तो 23 हो जाएंगे, हाउस फ्लाई में 12 होंगे तो 6 हो जाएंगे गैमेट्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो। रेट में आपके 42 होते हैं, 21 हो जाएंगे। डॉग में 78, 39, केट में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, और आपकी जो गैमेट सेल बनेगी उसमें 19 हो जाएंगे। फ्रूट फ्लाई में 8 से 4, और फिर ये इसका फर्न है आपके, इसमें 1260 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, 1260। तो हाफ कितना हो जाएगा, 630। एप्पल में 34, 17, ये बाकी सब आप देख लीजिए पॉज करके वीडियो, आपको ये पता होना चाहिए। ये आपके एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं कि किस किस के क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए गैमेट ट्रांसफ़र। देखिए आपको पता है गैमेट बन गया, ठीक है, पता चल गया हमको कैसे बना। गैमेट आपका कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है। अब बन गया तो उसका फ्यूज़न होना है ना, ठीक है, तभी तो जाके क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और फिर वो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो वो गैमेट ट्रांसफ़र सिंपल सा क्या होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न, ठीक है। जब भी गैमेट ट्रांसफ़र का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपके गैमेट्स जो हैं वो बन चुके हैं तो उनका जो पास में फिजिकली आना ज़रूरी है, तभी तो वो क्या कर पाएंगे, फ्यूज़ कर पाएंगे, ओके। तो वो फ्यूज़न के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको, देखो तो फ्यूज़न के लिए अब देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्यूज़न है उसके लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मीडियम की ज़रूरत मतलब जैसे वाटर होगा तो उसमें फीमेल है एक जगह तो मेल को आना पड़ेगा, ठीक है।
ठीक है। तो जनरली जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, क्या होता है कि जो मेल फीमेल दोनों ही मोटाइल होते हैं, मतलब वो मूव कर सकते हैं, तो वो अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे, इधर से मेल आ जाएगा, इधर से फीमेल आ जाएगा, और दोनों पास में आके फ्यूज़न कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे जो है जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, तो यहाँ पे जो है वाटर होता है मीडियम, किसके लिए, फ्यूज़न के लिए, ठीक है। तो वो जो है वाटर मीडियम यूज़ करके वो ट्रांसफ़र कर ले फ्यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि क्या होता है कि जैसे ये फीमेल गैमेट है, ये स्टेशनरी है, लेकिन जो मेल गैमेट्स हैं उनको आना है। तो देखो ऐसा नहीं है कि मेल गैमेट्स सिर्फ 2 प्रोड्यूस कर दिए और वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या जनरली आ जाती है ऐसी सिचुएशन कि आपके जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुँच पाते, ठीक है। क्यों नहीं पहुँच पाते, क्योंकि अब वो 2 ही हैं तो वो लॉस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका इसीलिए नेचर ने इस तरीके से इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए क्या करा है कि जो मेल गैमेट्स है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ताकि एक नहीं तो दूसरा कोई ना कोई तो जाके वहाँ पे फ्यूज़ कर सके, ठीक है। तो देखिए वाटर मीडियम हो सकता है, मेल फीमेल दोनों मोटाइल हो सकते हैं। फीमेल जनरली जो है स्टेशनरी होती है, और जो मेल है वो जनरली क्या होते हैं आपके मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गैमेट ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। गैमेट ट्रांसफ़र इसीलिए होता है ताकि फ्यूज़न हो सके, ओके। तो गैमेट ट्रांसफ़र हो गया है, अब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो सिंपल है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूज़न ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। ध्यान रखना हमेशा क्या गैमेट, कौन से गैमेट फ्यूज़ करेंगे, हैप्लॉइड, ठीक है, एन दोनों, ठीक है। तो एग्स एंड स्पर्म टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। तो अब ऑब्वियसली एन मिलेगा तो 2n बनेगा, और जाइगोट जो हैगा वो आपका डिप्लॉइड होगा। तो ध्यान रखना जाइगोट 2n होता है, डिप्लॉइड होता है, गैमेट n होता है, हैप्लॉइड होता है, ओके, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको सिंगेमी बोलते हैं। जैसे ये 2 गैमेट्स आपस में मिल रहे हैं, फ्यूज़ कर रहे हैं, 2n बना रहे हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, इसको सिंगेमी भी बोलते हैं। जनरली इस टर्म को हम इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रखना सिंगेमी भी क्या है, मेल फीमेल गैमेट का फ्यूज़न। अब देखिए एक नई टर्म है यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस। ये जनरली यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअल में है क्या। देखो सिंपल वे में कोई टफ नहीं है। सिंपल वे में अगर आपसे बोला जाए कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है, तो सिंपल सा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है तब जाइगोट बनता है, ये पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी जाइगोट बन जाता है कहीं कहीं पे कुछ एनिमल्स में, तो वो क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। तो ये सिंपल पार्थेनोजेनेसिस होता है, लेकिन मैं इसको आपको अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगी। देखिए कहाँ होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी एक रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो बन रहा है ना यहाँ पे। इन विच एन एग कैन डेवलप इनटू ए एम्ब्रियो। जो एग है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। यहाँ पे किसी स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन तब भी वहाँ पे जाइगोट भी बना है, सॉरी एग भी बना है, जाइगोट नहीं बनेगा, सॉरी एग बना है, और एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। जनरली क्या होता है, एग है, फर्टिलाइज करता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। लेकिन यहाँ पे आपका एग है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली एम्ब्रियो बना रहा है, ठीक है। तो इस ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। देखिए ये किस किस में होती है, जनरली ये रोटीफर्स में होती है, हनी बीज में और बर्ड्स में होती है, ठीक है। हनी बी का बेस्ट एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस के लिए, वो मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है। देखिए होता क्या है, आपको अच्छे से पता होगा कि हनी बी का ये छत्ता है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें एक क्यून होती है जो रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है, बाकी सब वर्कर होते हैं, ये पहले से पता होगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि हनी बीज का जो छत्ता है उसमें क्या होता है, क्वीन होती है, और देखिए इसमें कुछ ड्रोन भी होते हैं, ये जो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कोई क्वीन है जो रिप्रोडक्शन करेगी, तो वो नई नई मैच्योर हुई है, रिप्रोडक्टिव फेज में आई है, ठीक है। तो जितने भी ड्रोन हैं वो उसके पीछे पीछे भागेंगे उससे मेटिंग करने के लिए, ठीक है। देखिए सब भागेंगे लेकिन सब मेटिंग नहीं करेंगे, उनमें से कोई एक मेटिंग कर पाएगा। ये उड़ती है और उसके पीछे पीछे सारे ड्रोन भागते हैं, और फिर वो कोई एक जो मेल है उससे मेटिंग कर लेता है, ठीक है। अब उससे मेटिंग कर लिया, ठीक है।
अब और देखिए एक चीज़ होती है कि क्यून जो होती है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मेटिंग कर सकती है, ठीक है। अब एक बार मेटिंग हो गई इसकी, ये वापस आ जाएगी अपने किस में, हाइव में, ओके। और बाकी तो वर्कर हैं, आपको पता ही है, वो कोई रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब इसने क्या कर लिया, मेटिंग कर ली, उसके बाद जब ये मेल वापस आते हैं ना छत्ते में, तो उनको वर्कर घुसने ही नहीं देते, ठीक है। तो वो बाहर ही रहते हैं, आने नहीं देते उनको, ठीक है। तो धीरे धीरे वो सब मर जाते हैं, जितने भी ड्रोन है बाकी के, ठीक है। और जो जिसने मेटिंग की थी वो भी क्या होता है कि हनी भी उससे मेटिंग करके उसको अलग दूर भगा देती है और थोड़े टाइम बाद वो भी मर जाता है, ठीक है। अब देखिए आपकी हनी बी ने क्या कर लिया है, मेटिंग कर ली है, ठीक है। ये हनी बी जिसने मेटिंग कर ली है, अब इसने अपने अंदर स्पर्म स्टोर कर लिए, ठीक है। एग इसके पास पहले से ही है। अब क्या करती है, ये एग स्पर्म मिक्स करती है, एग को स्पर्म के साथ मिक्स करेगी, एग स्पर्म, ठीक है, और प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब इसका एग एन है और इसका जो स्पर्म इसने इकट्ठे किए थे वो भी एन है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस होंगी 2n, ऑब्वियसली एन मिलेगा, 2n बनेगा। अब देखिए ये जो फीमेल प्रोड्यूस हो रही है ना, इनमें से क्या होगा कि इन्हीं में से एक रानी बनेगी और जो मोस्ट ऑफ द हैं वो क्या बनेंगे, वर्कर बनेंगे। देखिए ये तो देखो जनरली क्या होता है कि जो क्यून है ना उसके बनने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी क्यून एक छत्ते में एक ही क्यून होती है, क्योंकि वो सब्सटेंस रिलीज़ करती है कि जिसकी वजह से कोई अदर क्यून नहीं बन सकती। तो सारे के सारे जो है वर्कर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो वो वर्कर जो होते हैं वो तो स्टेराइल होते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ क्यून ही जो है वो फर्टाइल होती है। तो जब तक वो बूढ़ी नहीं होती ना तब तक दूसरी क्यून नहीं आएगी, लेकिन क्यून आपकी इसमें से बनेगी 2n में से, फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। अब देखिए अब उसने एक बार मेटिंग कर ली और अब कभी ना कभी तो उसके स्पर्म खत्म होंगे ना जो उसने स्टोर किए थे, तो अब उसके स्पर्म खत्म हो गए, ठीक है। अब उस क्वीन के स्पर्म खत्म हो गए तो उसके पास एग तो पहले से ही है। देखिए जब स्पर्म खत्म हो गए ना उसके बाद भी वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगी। देखिए यहाँ पे ये एन, अब स्पर्म खत्म हो गए, अब फिर भी वो ऑर्गेनिज्म बनाएगी। तो वो ऑर्गेनिज्म अब यहाँ पे कोई स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर रहा है, देखिए। तो एन से डायरेक्टली एन ही तो बनेगा ना, अब कोई है ही नहीं फर्टिलाइज करने के लिए। तो देखिए इसी तरीके से ये जो बन रहे हैं ना यही ड्रोन होते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पर्म नहीं कर रहा फर्टिलाइज, लेकिन फिर भी ऑर्गेनिज्म बन रहा है ड्रोन। तो इसी को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बना, ओके। तो ये होता है हनी बी का कॉन्सेप्ट। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डज सिंगेमी अकर। अब देखिए जो फर्टिलाइजेशन है सिंगेमी वो होता कहाँ है, तो वो दो टाइप से होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं और कुछ इंटरनल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो टाइप का होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अकर इन एक्सटर्नल मीडियम, अगर एक्सटर्नल मीडियम हो रहा है जैसे वाटर में तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जैसे ये एल्गी, फिशेस और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है लाइक फंजाई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ह्यूमंस, ये सब क्या करते हैं बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये जगह हो गई, ठीक है, कि कहाँ होता है सिंगेमी। चलिए अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो कैसे बनेगा तो उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। तो देखिए इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, आपका जाइगोट बन गया है, अब उसके बाद के जो इवेंट्स हैं उनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स, अब देखिए जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या जाइगोट बना है तो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा वो देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि उसका लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट में भी डिपेंड करता है कि अगर वो बाहर है, ठीक है, और या बॉडी के अंदर है। तो बाहर ऑब्वियसली वो जैसे बाहर कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, एग दे रहे हैं सपोज, तो उनके ऊपर बाहर एक कवरिंग होती है स्ट्रॉन्ग, ताकि इन्वायरमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट, एक तो उसका लाइफ साइकिल, जैसे लाइफ साइकिल आपने 11th में पढ़ा होगा, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है याद है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ ले जाके। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइफ साइकिल की वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। और दूसरा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसे सपोज बाहर उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो बाहर की कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए वो अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेगा जिससे इन्वायरमेंट का, हीट का, लाइट का इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए। अब देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस, सिंपल सी चीज़ है, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा,
तो वो आपका एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम जाइगोट। ठीक है, तो क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, ध्यान रखना, दो चीज़ें क्या होती है यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस में, कि एक तो सेल डिवीज़न होगा तभी तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, हमारी बॉडी में क्या है, पूरी सेल ही सेल है। ठीक है, तो एक तो सेल डिवीज़न होगा, ठीक है, सेल डिवीज़न से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। ओके, सिंपल सी चीज़ है, सेल डिवीज़न नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। सेल, एक होता है सेल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सेल डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये है कि हेल्प्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। देखिए, सेल डिवीज़न, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहा है। अब सेल डिफ्रेंशिएशन क्या कर रहा है कि इन सेल को, ये ग्रुप ऑफ सेल है, इनको हेल्प करता है कि आप मॉडिफाई हो, आप स्पेशलाइज टिश्यू और ऑर्गन बनाओ, क्योंकि टिश्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे तभी तो एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है एम्ब्रियोजेनेसिस में, एक सेल डिवीज़न, एक सेल डिफ्रेंशिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिफ्रेंशिएशन क्या है। आगे देख लीजिए, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ठीक है, ओविपेरस वो होते हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और विविपेरस वो होते हैं जो एक यंग वन को बर्थ देते हैं। ह्यूमन्स, कैट्स, डॉग्स, ये सब विविपेरस हैं, और जितने भी बर्ड्स हैं वो सब ओविपेरस है, क्योंकि वो एग प्रोड्यूस करते हैं। ओके।